गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निर्लेश मैम आप वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल साइंस अडेप्ट में। इस वीडियो में बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में बच्चों ये बताया गया था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? छोटे छोटे पार्टिकल से। पार्टिकल्स यानी कण जिनको हम कहते हैं। अब ये इतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं कि जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। मैटर किसका बना होता है बच्चों? पार्टिकल्स का। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे, महर्षि कनाद। उनका नाम था महर्षि कनाद। उन्होंने क्या फिलॉसफी दी कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर बच्चों जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम इन्हें और डिवाइड करते जाएं और इतने छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर दें कि ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सके, तो ऐसे सबसे छोटे पार्टिकल को जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, उसको महर्षि कनाद ने नाम दिया बच्चों परमाणु। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। और इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जॉन डाल्टन, जिन्होंने इसी परमाणु को नाम दिया एटम का। मतलब परमाणु यानी एटम एक ऐसा कण है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास चॉक है, उस चॉक को आपने बिल्कुल क्रश कर करके पाउडर बना दिया। अगर आप उस पाउडर का एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं बच्चों, तो उसके अंदर भी बहुत सारे एटम्स हैं। यानी एटम का साइज़ इतना छोटा होता है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर कंपैरिजन करना भी चाहते हैं तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 3,50,00,000 के करीब कॉपर एटम्स लेते हैं और अगर आप उन्हें ऐसे लाइन से लगाएं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने का डिस्टेंस बनाएंगे? 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं बच्चों, अगर इतने सारे कॉपर एटम्स को लाइन पे लगाने पे भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस बनता है, तो एटम का साइज़ कितना छोटा होता है। इसको हम माइक्रोस्कोप, क्या पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते बच्चों। इसके लिए स्पेशल स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स होते हैं बच्चों, जिनसे हम एटम्स को देख सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो बच्चों ये पता चला किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि एटम को तो डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि एटम के अंदर भी और 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर बच्चों डिस्कवर हुए। सब एटॉमिक यानी जो एटम के अंदर होते हैं। अब ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे बच्चों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं बच्चों, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर तो आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स बीच में हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये लेटेस्ट मॉडल एटम का जो डिस्कवर हो गया, जो अभी भी यही मॉडल माना जाता है, ये उसी का डायग्राम है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट इस मॉडल तक कैसे पहुँचे? वो इतना आसान नहीं था इसको डिस्कवर करना। हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट इस मॉडल तक कैसे पहुँचे? वो इतना आसान नहीं था इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर करना। तो कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी, अपने मॉडल्स दिए और किस तरह से फाइनल स्ट्रक्चर एटम का डिस्कवर हुआ, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे।
तो अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स तो डिस्कवर हो गए। लेकिन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर किस तरह से अरेंज हैं, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। तो आपके कोर्स के अंदर बच्चों 3 थ्योरीज हैं, एक थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बच्चों हम थॉमसन्स मॉडल को डिस्कवर करेंगे। थॉमसन्स मॉडल के अंदर कुछ कमियां आई तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ कमियां आई तो बोर्स ने अपना मॉडल दिया, जिसको कि फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर माना जाता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो थॉमसन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह का एटॉमिक मॉडल डिज़ाइन किया। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों, थॉमसन्स के मॉडल को जो है वाटरमेलन से कंपेयर किया जाता है। उसने एक थ्योरी बना दी कि जो एटम है वो एक स्फीयर की शेप में है और वो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। यानी जैसे वाटरमेलन के अंदर आपको ये रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने क्या कहा, एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप विच इज पॉजिटिवली चार्ज। और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉल के अंदर नेगेटिवली चार्ज बीच बीच में एम्बेडेड है। यानी जिस तरह तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, बीजों को उसने नेगेटिव चार्ज से कंपेयर कर लिया। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन्ड है एटम की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होंगे तभी तो उसकी स्टेबिलिटी, स्थिरता मेंटेन्ड होगी। तो उसके लिए उसने ये कहा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी ये पॉजिटिव चार्ज जितना है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब ये तो आपको बच्चों पता ही होगा, कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेटा इक्वल होंगे आपस में तभी जो है एटम स्टेबल होगा। तो उसने ये 3 थ्योरीज अपने मॉडल में दे दी कि एटम एक स्फीयर है और वो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, और जिस तरह तरबूज के अंदर ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं इसी तरह इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। बराबर होने से क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है और वो स्टेबल रहता है। इसी को अगर हिंदी मीडियम में हम समझना चाहते हैं बच्चों, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। धन आवेशित यानी पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, यानी नेगेटिव ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हैं जो उसको स्थिर बनाए रखते हैं। ऋणात्मक और धनावेशित आवेश परिमाण में समान हैं, यानी दोनों चार्ज समान हैं, जिस वजह से वो वैद्युत रूप से उदासीन है यानी न्यूट्रल है और स्टेबल है। लेकिन इस मॉडल के अंदर कुछ कमियां थी। अब क्या कमियां थी बच्चों, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहली कमी ये थी कि वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब बाकी साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए इसके मॉडल के हिसाब से वो फेल हो गए। इसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे एक्सप्लेन नहीं हुआ। वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते, वह परमाणु की स्थिरता का सही स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। अब वो कैसे है बच्चों, देखिए उसने ये कहा बच्चों, हम रिमाइंड करते हैं दोबारा से कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही एटम के अंदर हैं। लेकिन बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर स्टेशनरी हैं, अगर वो स्थिर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रेपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो एटम स्टेबल कैसे है, एटम तो स्फीयर बनना ही नहीं चाहिए। इसी तरह ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज भी आपस में एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एटम तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, एटम तो बनना ही नहीं चाहिए। इसका स्पष्टीकरण थॉमसन्स मॉडल यानी थॉमसन नहीं दे सके।
तीसरा ड्रॉबैक इसका ये था बच्चों, देयर वर नो एक्सपेरिमेंटल पीसीज ऑफ एडिमेंट्स, उनके द्वारा दिए गए कोई प्रयोगात्मक तथ्य नहीं थे। प्रयोगात्मक तथ्य नहीं थे बेटा बच्चों, उन्होंने क्या किया, अपनी कल्पना से एक थ्योरी बना दी बस। लेकिन साइंस के अंदर हर चीज़ को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है। अपने मॉडल को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई प्रयोग नहीं बताया। किसी प्रयोग के द्वारा उनका मॉडल सिद्ध नहीं हो सका और विज्ञान में प्रैक्टिकल एविडेंस के बेसिस पे ही किसी चीज़ को सही माना जाता है। इसलिए जो थॉमसन्स मॉडल था बच्चों वो रिजेक्ट हो गया, उसमें कमियां पाई गई। लेकिन थॉमसन्स मॉडल से आने वाले साइंटिस्ट को एक बेस मिला अपने नए मॉडल्स को बनाने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है और वो थॉमसन्स मॉडल उसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो देखिए बच्चों, इस मॉडल के अंदर एक ये गोल्ड की पन्नी ली गई और उस गोल्ड की फॉइल में, बहुत पतली फॉइल ली गई और उस गोल्ड की फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स को पास किया गया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम थॉमसन्स मॉडल को समझते हैं। अब थॉमसन्स मॉडल के हिसाब से अगर ये गोल्ड की पन्नी है तो इसके अंदर जो एटम्स हैं वो सब पे पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज है, यानी मोस्टली पॉजिटिव चार्ज है। अब जब अल्फा किरणें, अल्फा पार्टिकल्स वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जब वो इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रेपेल करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा। तो अगर थॉमसन्स मॉडल सही होता तो अल्फा पार्टिकल्स अगर गोल्ड फॉइल से पास किए जाते तो ये पार्टिकल्स रेपेल होते और टकरा करके सारे पार्टिकल्स वापसी आने चाहिए थे। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि अल्फा पार्टिकल्स टकरा करके वापसी नहीं आए, बल्कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स फॉइल में से आगे पास हो गए। अगर वो फॉइल में से पार हो गए, इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। इसका जवाब बच्चों थॉमसन्स मॉडल नहीं दे सका, क्योंकि अगर सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल्स टकरा करके वापसी आ जाते। इसलिए वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी को कहते हैं बच्चों अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। उसके बाद उसने देखा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ जो पार्टिकल्स थे वो बहुत कम जगह से टकरा करके वापसी आए, मतलब 100 में से एक पार्टिकल सिर्फ टकरा करके वापसी आया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन वो बहुत थोड़े से स्पेस में है। इसका जवाब भी थॉमसन्स मॉडल नहीं दे सका, क्योंकि उनके हिसाब से तो पूरा का पूरा एटम ही पॉजिटिव स्फीयर है और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ सेंटर में है, थोड़ी सी जगह पे, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी जगह से ही पार्टिकल्स टकरा के वापसी आ रहे थे। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ना देने की वजह से बच्चों थॉमसन्स मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसलिए यही कहा जाता है कि वह अल्फा एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बच्चों हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। थॉमसन्स मॉडल के हिसाब से एटम एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बिटेड है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने की वजह से वो न्यूट्रल है। लेकिन ड्रॉबैक्स उसमें ये थे कि वो रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, स्टेबिलिटी की एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी हैं, मूव नहीं कर रहे, तो उनमें रिपल्शन होनी चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव में, और अगर रिपल्शन होती है तो एटम एग्जिस्ट नहीं कर सका। अपने मॉडल को प्रूव करने के लिए उसने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं दिए और एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंस के बेसिस पे ही साइंस चलता है, इसलिए थॉमसन्स मॉडल को सही नहीं माना गया। आने वाली वीडियोज़ में बच्चों हम रदरफोर्ड मॉडल्स और बोर्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और मेरी आने वाली वीडियोस की वेट करें। थैंक यू।